हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने कंपैरेटिव मेथड के मीनिंग को समझा था। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ द कंपैरेटिव मेथड। देखिए, जो हमने बात करी जेएस मिल के कंपैरेटिव मेथड से शुरुआत होने की, ऑब्वियसली जिसका एप्लीकेशन हमने अरिस्टोटल में सबसे पहले देखा था। फिर उसके बाद हमने बैरिंगटन मूर के कॉन्टेक्स्ट में, या आगे हमने आरेंट लिपार्ट के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब हम कंपैरेटिव मेथड की बात करते हैं तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस हमारे लिए ये हो जाता है यहाँ पर कि इट हेल्प्स अस टू एनालाइज पैटर्न्स। तो ये शब्द का सीधा सीधा प्रयोग अगर किसी ने किया तो आरेंट लिपार्ट ने भी किया था। उसने जब ये बताया कि जापान इंडिया का केस हमने बात करी, तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि हमें कंपैरेटिव मेथड के प्रयोग करने से जो पैटर्न्स हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल और समझ आ जाते हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम में पैटर्न्स को समझने से पॉलिटिकल थ्योरी वाइब्रेंट बनती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी की जो वाइब्रेंसी है आज की डेट में, तो ये वाइब्रेंसी ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी कंपैरेटिव मेथड में पैटर्न्स को एनालाइज करके समझने से आसान हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कंपैरेटिव मेथड को एनालाइज करने से और हमें यूज करने से सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर ये मिलता है कि हमें ये समझ आता है कि वाई आर सम कंट्रीज पीसफुल एंड अदर्स आर वायलेंट। तो कोई कंट्री पीसफुल है या कोई कंट्री वायलेंट है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि जब आप किसी कंट्री को कंपेयर करते हो, अब आप याद करो बैरिंगटन मूर के वो पॉइंट को, कि जब उसने ये बात बोली सोशल ओरिजिन्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप में, कि एक ही जगह पर रेवोल्यूशन हो रहा है और रेवोल्यूशन के दोनों जगह पर तरीके ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। फ्रांस में भी रेवोल्यूशन हो रहा है, रशिया में भी रेवोल्यूशन हो रहा है, दोनों जगह पर एक एग्जिस्टिंग क्लास को ओवरथ्रो करने की बात हो रही है। लेकिन इन दोनों जगह पर जो रेवोल्यूशन हुए, उसके एंड रिजल्ट में एक कंट्री पीसफुल बनी, फ्रांस के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, नेपोलियन के बाद। और एक कंट्री जो है रिलेटिवली वायलेंट बनी, विच वॉज द सोवियत यूनियन, जिसने फोर्सिबली एक सैटेलाइट स्टेट सिस्टम पूरा क्रिएट करा और फिर वो सैटेलाइट सिस्टम में एब्सोल्यूट कंट्रोल, डिक्टेटरशिप कंट्रोल अपनाया। तो यहाँ पर कंपैरेटिव मेथड का दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि उसको यूज करने से, उसको पकड़ के समझने से हमें ये समझ आ जाता है कि कोई कंट्री पीसफुल या कोई कंट्री वायलेंट क्यों और कैसे होगी, सबसे इंपॉर्टेंटली। तीसरे लेवल पर अगर हम बात करें, तो कंपैरेटिव मेथड में आज लेस बायसेस हैं और एनालिटिकल क्लैरिटी है। एनालिटिकल क्लैरिटी इसलिए है कि जब आप चीज़ों को कंपेयर करते हो तो आप इफेक्टिव इन्फ्रेंसेस बना सकते हो। हमने जापान और इंडिया की बात करी थी पिछले वीडियो में, कि जापान और इंडिया के जब हम एजुकेशन सिस्टम को हम समझते हैं, तो पहली बात तो दोनों एजुकेशन सिस्टम्स को समझने से एक एनालिटिकल क्लैरिटी आती है और एक क्लियर कट इन्फ्रेंस निकलता है कि किस एजुकेशन सिस्टम से मॉरल एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट हो रही है, किस एजुकेशन मॉडल से मॉरल लेवल पर डेवलपमेंट बेटर हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि कंपैरेटिव मेथड में बायसेस कम है, एनालिटिकल क्लैरिटी ज़्यादा है, इन्फ्रेंसेस जो हैं बहुत इजीली निकल आते हैं। और जो इन्फ्रेंसेस निकलते हैं उसमें किसी प्रकार का बायस भी नहीं होता, क्योंकि जब आप जापान और इंडिया के मॉडल्स को कंपेयर कर रहे हो, उनको कंपेयर करने के बाद एक चीज़ आप क्लियर कट प्रूव कर पा रहे हो कि यहाँ पर बिना किसी बायस से आपकी जो पॉलिसी बनी है वो क्लियर बता रही है कि भाई यहाँ पर आज अगर एक अच्छा एजुकेशन मॉडल जो कि एक मॉरल एजुकेशन को प्रमोट और डेवलप कर रहा है, वो ये स्पेसिफिक मॉडल ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है? कंपैरेटिव मेथड इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहां पर हम ऑब्जेक्टिवली थ्योरी को कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब सिंपल है। आज की डेट में अगर हमें किसी एस्पेक्ट को पॉलिटिकल सिस्टम के कंपेयर करना है,
तो हम एक कंट्री को उठा के लेबोरेटरी में नहीं ला सकते, लेकिन हम ऑब्जेक्टिवली कंपैरिजन के थ्रू कुछ फीचर्स को उस कॉन्टेक्स्ट में उस कंट्री के नजरिए से समझ सकते हैं। अगर हमें ये समझना है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी फ्लरिश हुई और रशिया के कॉन्टेक्स्ट में रेवोल्यूशन के बाद डिक्टेटरशिप फ्लरिश हुई, तो हमें फ्रांस और रशिया को लेबोरेटरी में नहीं लाना, वो हम कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट ब्रिंग अ कंट्री इन अ लेबोरेटरी, बट यूजिंग द कंपैरेटिव मेथड एंड सर्टेन टूल्स एंड अप्रोचेस, objectively we can build a theory on specific contexts, कॉन्टेक्स्ट बीइंग कि रेवोल्यूशन से फ्रांस में किस प्रकार से डेमोक्रेसी आई और रेवोल्यूशन से किस प्रकार से रशिया में डिक्टेटरशिप आई। तो हम इस नजरिए को और इस चीज को अच्छे से वहां पर समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें अरेंट लिपाट की, तो अरेंट लिपाट ने ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली बोली कि आज अगर आप पॉलिटिक्स को सीरियसली स्टडी करना चाहते हो, तो ही सेज कि यूज द कंपैरेटिव मेथड। इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट कंपैरेटिव मेथड के लिए क्या हो सकती है कि एक इतना प्रसिद्ध स्कॉलर जो कंपैरेटिव मेथड में एक कंट्रीब्यूटर भी है, वो बंदा इस चीज को एम्फोसाइज करके कह रहा है कि पॉलिटिक्स को सीरियसली समझने के लिए कंपैरेटिव मेथड आवश्यक है। पॉलिटिक्स को सीरियसली स्टडी करने के लिए कंपैरेटिव मेथड इज हैज टू बी यूज्ड, देयर इज नो अदर वे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि सेमोर लिपसेट ने क्या कहा। सेमोर लिपसेट जो है उसने यहाँ पर दूसरी चीज बोली आरेंट लिपाट के इस पॉइंट को बिल्ड करते हुए। उसने कहा कि अगर आप आज की डेट में एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन को समझते हो, ये पॉइंट हम पहले भी बोल चुके हैं, तो उससे ये समझ आता है कि आज कोई कंट्री जो है वो एक स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों है। सेमोर लिपसेट ने क्या बात बोली थी, उसने ये कहा था कि कंपैरेटिव मेथड को बेटर समझने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन को समझ लो। जब आप एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हो और उसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन हो रही है, उस डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन में ये चीज हो रही है कि डेमोक्रेटिकली वहां पर वो कंट्री स्पेसिफिकली पीपल का पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रही है, इंप्रूव कर रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज तो तय है कि ये जो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन हो रहा है और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, वो एक कंट्री को स्टेबल डेमोक्रेसी बना रही है। अब अगर ये कंट्री स्टेबल डेमोक्रेसी है और दूसरी कंट्री स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप कंपेयर करो ना, और कंपेयर किस लेवल पे करना है। ये दो पैरामीटर्स सिमोर लिपसेट ने दे दिए कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल पे कर लो और डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन लेवल पर कर लो। अगर आप इन दो पैरामीटर्स पे मल्टीपल कंट्रीज का क्रॉस एग्जामिनेशन करते हो, तो आपको ये क्लियर पिक्चर आ जाएगी ऑब्जेक्टिवली एक कंटेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे एक कंट्री स्टेबल डेमोक्रेसी बन रही है। तो सीमोर लिपसेट का ये पॉइंट इस पॉइंट को स्ट्रेंथन करता है जो हमने ऊपर लिखा कि कंपैरेटिव मेथड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस ऑब्जेक्टिवली टू कंटेक्चुअलाइज द थ्योरी। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन है, इनका प्रयोग करके आप एक स्टेबल डेमोक्रेसी को स्टडी कर लो। जब आप ये स्टडी कर लोगे तो आपको एक कंटेक्चुअल थ्योरी क्रॉस एग्जामिनेशन से मिल जाएगी। इसी पॉइंट को आगे किसने बढ़ाया, सैम्यूल हंटिंगटन ने। सैम्यूल हंटिंगटन ने क्या बोला, सैम्यूल हंटिंगटन ने ये बोला कि आप पोस्ट रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज को स्टडी करो और वहां पर एनालाइज करो कि किस प्रकार से जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो चैलेंज किया गया था। सैम्यूल हंटिंगटन ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे। उसने ये बात बोली कि जिन जिन सोसाइटीज में रेवोल्यूशन हुआ है उनको केयरफुली स्टडी करो। हर एक सोसाइटी में जहाँ रेवोल्यूशन हुआ है वहां पर ये एनालाइज करो कि पॉलिटिकल ऑर्डर चैलेंज कैसे हुआ था रेवोल्यूशन के टाइम पे।
आप जब उस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के समझोगे तब आपको ये समझ आएगा कि आज उस कंट्री में अगर कभी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट में ये रेवोल्यूशनरी इम्पल्सेस कैसे दिखते हैं। ये बड़ी क्रूशियल चीज है कि उस सोसाइटी में जहां आज प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां पर पहले एक रेवोल्यूशन हो चुका है, वहां पर किस प्रकार से रेवोल्यूशनरी इम्पल्सेस दिख रहे हैं। केस इन पॉइंट, फ्रांस। सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि भाई फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद एक पॉलिटिकल ऑर्डर को चैलेंज करके एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर बनाया गया। और वो कहता है कि आज अगर फ्रांस में कभी भी प्रोटेस्ट होता है, अगर आप उस प्रोटेस्ट के तरीकों को देखो, उस प्रोटेस्ट के फीचर्स को देखो, तो आपको वही रेवोल्यूशनरी इंपल्सेस दिखेंगे जो उस सोसाइटी में एक रेपिटेटिव पैटर्न बन चुका है। यानी कि आज मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट होमवर्क दे रहा हूं कि आने वाले समय में जब भी फ्रांस में कभी कोई प्रोटेस्ट हो, उसको वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ एनालाइज करके जरूर देखिएगा। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में चीज पढ़ी और वहां पर चीज देखी कि किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो सोसाइटी में इम्पल्सेस थे वो आज तक फ्रेंच सोसाइटी के अंदर एक रिपीटेटिव पैटर्न है उनके प्रोटेस्ट में। तो वो कहता है कि इन चीजों को समझने से क्या होता है कि जो पास्ट इवेंट है उसको अगर हम प्रेजेंट इवेंट के साथ कंपेयर करें तो हमारी थ्योरी बिल्डिंग इफेक्टिव होती है। तो ये एक सिग्निफिकेंस है कंपैरेटिव मेथड का। लेकिन ये कंपैरेटिव मेथड में सैमुअल हंटिंगटन जो कह रहा है वो क्रॉस कंट्री एग्जामिनेशन सेमोर लिपसेट की तरह नहीं बोल रहा। सैमुअल हंटिंगटन ये कह रहा है सेमोर लिपसेट से अलग होते हुए कि हमें फोकस सिर्फ ये करना है कि उसी स्पेसिफिक सोसाइटी में उसके पास्ट रेवोल्यूशन को स्टडी करो। तो सैम्यूल हंटिंगटन और सेमर लिपसेट के बीच में ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सेमर लिपसेट बोल रहा है कि क्रॉस कंट्री लेवल पर कंपैरिजन करो, ग्लोबल लेवल पर करो। तो सेमर लिपसेट का एक ग्लोबल इंप्लीकेशन है, पर सैम्यूल हंटिंगटन का इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है कि सेम कंट्री के अंदर एक इंप्लीकेशन है। तो आप देखो कि सेमर लिपसेट और सैम्यूल हंटिंगटन ने दो अलग अलग नजरिए दिए हैं हमें कि या तो सेम कंट्री के बीच में भी कंपैरिजन हो सकता है उसके पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर के कंपैरेटिव मेथड के थ्रू, और सेमर लिपसेट के हिसाब से कुछ पैरामीटर्स के यूज करते हुए ग्लोबल लेवल पर भी स्टडी की जा सकती है। इसी रीजन से आप देखिए कि सैमुअल हंटिंगटन ये भी कहता है साथ में, वो कहता है कि जैसे दो कंट्रीज हैं, टर्की प्लस इंडोनेशिया, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वो कहता है कि टर्की का इस्लामिक मॉडल स्टडी करो और इंडोनेशिया का भी इस्लामिक मॉडल स्टडी करो। और ये देखो कि दोनों के इस्लामिक मॉडल्स में जो स्टेट है और जो रिलीजन है और जो लोग हैं उनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। इसका आप स्टडी जो है पैरेलल लेवल पर मालदीव्स के साथ भी कर सकते हो कि मालदीव में भी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक मॉडल है। वहां पर भी आप ये चीज को ऑब्जर्व करो कि स्टेट, रिलीजन और पीपल का एंगेजमेंट कैसे हो रहा है। तो एक जगह पर सैम्यूल हंटिंगटन सेम कंट्री के कंपैरिजन की भी बात करता है और दूसरी जगह पर सैम्यूल हंटिंगटन सेमर लिपसेट की तरह क्रॉस कंट्री एग्जामिनेशन की भी बात करता है। तो सैम्यूल हंटिंगटन की स्टडी सेमर लिपसेट की स्टडी से और ब्रॉड है। इसीलिए सैम्यूल हंटिंगटन कंपैरेटिव मेथड में एक बहुत क्रूशल स्कॉलर है। तो सैम्यूल हंटिंगटन ये भी कहता है कि टर्की, इंडोनेशिया, मालदीव्स के तीनों के इस्लामिक मॉडल्स को अगर आप स्टडी करते हो तो तीनों जगह पर आपको एक पिक्चर क्लियर मिलती है कि स्टेट, रिलीजन और पीपल का इंटरेक्शन कैसा है। इससे भी आप एक थ्योरी बिल्डिंग कर सकते हो। तो सैम्यूल हंटिंगटन की थ्योरी बिल्डिंग में चाहे हम इंटरनल मॉडल की बात करें फ्रांस के लेट से एग्जांपल की, या टर्की, इंडोनेशिया, मालदीव की, इन एनी सिनेरियो इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा एसेंस यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि जो भी रिसर्च हो रही है वो इंपिरिकली डेटा बैक्ड है। तो कोई भी रिसर्च ऐसी नहीं है जो डेटा बैक्ड नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर कट तरीके से याद रखनी है। तो ये है सिग्निफिकेंस कंपैरेटिव मेथड का। क्लियर हो गया जी। तो अगेन चीजों को कंसोलिडेट कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। अननेसेसरली टाइम खराब, पीवाई क्यूज
आंसर्स PSIR के, और साथ में किसी भी प्रकार की कोई बुक पढ़ने में अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। सारा फोकस इसी पे रखिएगा अभी फर्स्ट पार्ट पे। GS में खास करके फोकस कीजिएगा एथिक्स को कंप्लीट करने का, इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने का। GS में आंसर राइटिंग ज़रूर करते रहिएगा। क्लास में आप लोगों को आंसर राइटिंग में करा ही रहा हूँ। बच्चों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लिखना, हुक लिखना, बॉडी लिखना, ग्लाइडर लिखना, इन सब चीज़ों की मास्टरी हो गई है। हमने इतने अच्छे से प्रैक्टिस की है कि नाउ एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन राइटिंग दिस। तो GS की आंसर राइटिंग बरकरार रहे, एथिक्स अच्छे से करिए, इकोनॉमिक्स अच्छे से करिए। इससे आपको अक्टूबर से क्लासेस में मैं कराऊंगा, ऐसे का कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो अभी PSIR में इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, PSIR को आगे बढ़ाते हैं।